नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आप जेट एयरवेज आज रात से अपना कामकाज बंद कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक रात 10 बजे एयरलाइन की आखिरी उड़ान हो सकती है। 10 बजे या रात 10:30 बजे। फंड की किल्लत के चलते मैनेजमेंट ने यह फैसला अब कर लिया है। ज्यादा डिटेल्स के साथ अब हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता निधि राय, साथ ही होंगे हमारे संवाददाता रोहन सिंह और एविएशन एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ेंगे जितेंद्र भार्गव साहब, पूर्वीडी एयर इंडिया। लेकिन पहले बात निधि से। निधि, बताएं क्या है ताजा खबर, क्या आज रात से जेट की उड़ानें बंद हो जाएंगी? तो विपिन, जैसे हम पिछले 2 दिनों से इसको ट्रैक कर रहे हैं और अभी तक हमें ये पता चला है कि पहले जेट के मैनेजमेंट ने अपने लेंडर से, जो एसबीआई कैपिटल का कंसोर्शियम है, उससे 1500 करोड़ रुपए मांगे थे। उन्होंने कहा था ये पैसे हमें इसलिए चाहिए क्योंकि जो ऑन ग्राउंड ऑपरेशन है, बेसिक काम चलाने के लिए चाहिए, लोगों की तनख्वाह देने के लिए चाहिए। पायलट्स, केबिन क्रू, बहुत बड़ा जो उनका एक एम्प्लॉयज़ का जो पूरा ग्रुप है, वो रोज़ आके हेडक्वार्टर्स के सामने से अपनी तरफ से सारे धरने कर रहा था, प्रदर्शन कर रहा था। कल तक ये हुआ कि कल तक लेंडर्स ने साफ मना कर दिया। उन्होंने ये बोला कि हम लोगों को बिडर्स ने अपनी तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं दी है और हम तो विनय दुबे जी ने उनको एक चिट्ठी लिखी, बोला 400 करोड़ की हमें कम से कम दरख्वास्त है, अगर आप उतना दे सके तो कम से कम अपने ऑपरेशंस हम चलाते रहेंगे। अब हमें सूत्रों के द्वारा ये खबर मिल रही है कि लेंडर्स ने साफ मना कर दिया है कि वो 400 करोड़ रुपया देने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। और इसकी वजह से जो एम्प्लॉयज़ हैं, क्योंकि कल हम लोगों ने काफ़ी पायलटों से बात की थी, पायलट्स ने ये कहा है कि जब तक हमारी सैलरी नहीं आएगी तब तक हम ये उड़ानें भर नहीं सकते हैं, बिना पैसे के काम नहीं कर सकते हैं, जो जाहिर की बात है। तो उसके बाद अब हो ये रहा है कि एम्प्लॉयज़ के जो प्रेशर आ रहा है और जो लेंडर्स का जो प्रेशर आ रहा है, उसकी वजह से मैनेजमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि आज 99% चांसेस है कि वो अपने ऑपरेशंस को बंद कर देंगे, समय के लिए सस्पेंड कर देंगे। जी हाँ, कल भी ये बात आई थी और सिर्फ सैलरीज ही क्यों, फ्यूल भराना पड़ता है और सारे खर्चे होते हैं। और हमने ये भी खबरें चलाई हैं बीच में कि अब फ्यूल मिलना तक बंद हो गया क्योंकि पैसा बहुत सारा बकाया था। जितेंद्र भार्गव साहब, आप हमें ये बताएं कि अब ये नौबत आ गई है कि पैसे मांग रहे थे, कल भी बोला, आज ये लगभग तय है कि आज रात से उड़ नहीं पाएंगे, चाह के भी नहीं उड़ पाएंगे। ये कितना बड़ा संकट पैदा करेगा जेट के लिए भी और हमारे एविएशन सेक्टर के लिए भी? देखिए, जेट के लिए तो ये गंभीर समस्या हो गई है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जब एक एयरलाइन टोटली ग्राउंड हो जाती है उसकी वैल्यू इरोजन होता है। और ये जो बैंक लेंडर्स ने बिड्स मंगाए हुए हैं तो उनको बार्गेनिंग के लिए अच्छा मिल जाएगा कि हमको अच्छी कीमत, ज्यादा कंडीशन स्टफ रख सकते हैं। और जहां तक मार्केट का सवाल है, कैपेसिटी क्योंकि पिछले 15 दिन से ग्रेजुअली कम हो रही थी, तो अब जितनी प्रॉब्लम पिछले हफ्ते तक हो गई थी वही रहेगी, क्योंकि हम सबको पता है कि पिछले 4-5 दिन से केवल 7-8 छोटे हवाई जहाज चलाए जा रहे थे, तो उसका तो ज्यादा परिणाम नहीं होगा। लेकिन भारत सरकार ने, ये मिनिस्ट्री ने सही किया है कि एयरलाइंस को बुला के बताया है कि वो मार्केट की कंडीशंस को एक्सप्लॉइट ना करें, फेयर ज्यादा ना बढ़ाएं। अब वो अगर अपने सच में पावर दिखाई जा सकती है एयरलाइंस को, तो वो ये समय होगा कि मिनिस्ट्री पैसेंजर्स को एक्सप्लॉइट ना करने दिया जाए किसी एयरलाइन को। जी, तो भार्गव साहब, बहुत सारे मैं मानता हूं कि काफी लोगों ने तो अपने टिकट सब एडजस्ट कर लिए होंगे, लेकिन अब एकदम से बंद हो रही है, बहुत सारे लोगों के पास शायद अभी भी टिकट होंगे। अब उनके लिए क्या रास्ता बचता है? क्या उनको उनका पैसा भी वापस मिल पाएगा? देखिए, ये तो एक अब लीगल चीज बन जाएगा, क्योंकि लेंडर्स चाहेंगे कि उनको फर्स्ट क्लेम मिले पैसेंजर्स के रिफंड के लिए, जो भी उनके एसेट्स को मोनेटाइज किया जाए। तो देखना चाहिए हमको को, और ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए कि अगर कोई जिन्होंने बिड किया है वो इसको एक्वायर करता है और एयरलाइंस को वापस ट्रैक पे डालता है, तो हल्के हल्के शायद वापस किया जा सके। लेकिन कंडीशन जो है वो ग्रिम है। ये कहना कि जो नई कंपनी आएगी और जेट को अगर चला पाती है तो वो रिकवर कर पाएगी, बहुत मुश्किल लगता है मेरे को, क्योंकि इंडिया के अंदर में फुल सर्विस कैरियर्स के लिए स्कोप ज्यादा नहीं है। लो कॉस्ट एयरलाइंस मार्जिनल प्रॉफिट करती हैं। फुल सर्विस कैरियर, चाहे वो जेट हो, चाहे वो एयर इंडिया हो, चाहे वो विस्तारा हो, वो इस समय प्रॉफिट नहीं बना पा रही हैं। तो जितेंद्र साहब, वैसे तो एसबीआई कैपिटल जो है उन्होंने कल 4 नाम जो कि बोली, जिनकी फाइनल की है, वो बता भी दिए हैं। लेकिन यहाँ मामला पूरा ये था कि चलिए वो तो एक लंबी प्रोसेस है, जब होगा तब होगा या उसमें जो वक्त लगेगा, लेकिन तुरंत जो डे टू डे वाली चीजें थी उसके लिए 400 करोड़ रुपए चाहिए थे। अब ये तो जो बैंक्स हैं जो ये सारी कवायद कर रहे हैं, उन्हें भी पता है कि अगर नहीं दिए पैसे
तो कामकाज ठप हो जाएगा। ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि वो जरूरत से ज्यादा लंबा खींच रहे हैं, या उनके लिए भी यही सही है कि अगर 4 दिन ना उड़े तो ना उड़े, लेकिन जब तक वो श्योर नहीं हो जाते तब तक पैसे नहीं देंगे? देखिए, बैंक्स के लिए कोई भी पैसा और देना मुमकिन नहीं था उसको, क्योंकि कोई भी जब लोन दिया जाता है तो वो किसी कोलेटरल के अगेंस्ट दिया जाता है। जेट एयरवेज के पास में इस समय कोई नहीं था जो कि एश्योरेंस दे सके या कोलेटरल, फिजिकल कोलेटरल प्रेजेंट कर सके, अच्छा हमको 400 करोड़ दीजिए। जैसे हमने देखा कि नरेश गोयल जो कि जेट एयरवेज के प्रमोटर थे, वो उनकी तो भूमिका गायब रह गई है और अब सबकी हेडलाइन यही रहेगी कि क्योंकि बैंक ने 400 करोड़ देने से इनकार किया इसलिए जेट एयरवेज को फ्लाइट्स ग्राउंड करनी पड़ गई। दुर्भाग्य की बात है कि सारा का सारा ब्लेम इस समय लेंडर्स को चले जाएगा, ना कि प्रमोटर जेट एयरवेज नरेश गोयल पे, जिसने कि जेट एयरवेज को इस कागार पे लाके खड़ा किया और पिछले 2 से 1 साल में कुछ कठिन डिसीजन नहीं लिए, कठोर डिसीजन, जिससे कि एयरलाइन को कंसोलिडेशन होता, लॉस को स्टेम किया जाता और जिस गिरावट रेट से वो गिर रही थी उसको रोका जा सकता। राइट। तो वाकई बड़ी बुरी स्थिति है, क्योंकि रोहन दिल्ली में है और रोहन आपने रोज, मतलब आप गवाह हैं इस बात के, जो बैठक पे बैठक हुई है, और फिर चाहे एविएशन सेक्रेटरी हो, चाहे बैंक्स के पूरा कंसोर्शियम हो या जेट का मैनेजमेंट हो, लेकिन किसी कॉन्सेंसस तक नहीं पहुंचे, कोई नतीजा नहीं निकाल पाए, सिर्फ बैठकों का दौर होता रह गया। जी, बैठकों का दौर होता रहा और हालांकि कोशिश ये की जा रही थी कि एक दिन और खींच लिया जाए, लेकिन ये तय था कि ये इस स्थिति में पहुंचना ही था, क्योंकि लेंडर्स के लिए भी ये काफ़ी मुश्किल था कि वे कर्ज के ऊपर से 400 करोड़ रुपए की और इमरजेंसी फंडिंग दे। तो ये होना ही था, काफ़ी समय से लग रहा था ये आज हो या कल हो, लेकिन अब जब जेट ने भी ये साफ कर दिया है कि अब आज से वो टेम्परेरली, जब तक कि बोली के रिजल्ट नहीं आ जाते हैं, और ये भी मुश्किल है क्योंकि जिस हालत में है जेट, उसमें उसके लिए बोली लगेगी या नहीं लगेगी, इसके लिए भी काफी मुश्किल है कि कितने में क्या रिकवर कर पाएगा। लेकिन तब तक तो कम से कम ऑपरेशंस पूरी तरह से शट रहेंगे। जिन लोगों के पैसे फंसे हुए हैं उनके लिए दिक्कत ये जरूर होगी, क्योंकि ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे क्लेम्स आ रहे हैं जिनको रिफंड अब तक नहीं मिल पाया है। तो आने वाले दिनों में ये चीजें बढ़ेंगी। और जो दूसरी बड़ी समस्या होने जा रही है वो एविएशन सेक्टर पे होने जा रही है, क्योंकि जो किराए हैं ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। कल एक बैठक होने वाली है, इस वक्त एविएशन सचिव लेंगे, तमाम एयरलाइंस के साथ एक बार दोबारा से लेंगे। लेकिन फिलहाल जेट संकट जिसका डर था वो हो चुका है। आज रात से जेट पूरी तरह से बंद हो जाएगा। कब तक बंद होगा ये नहीं जानते हम। जब तक जेट को लिए कोई बोली लगाने वाला, उसे खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं होता है, तब तक तो हम जेट का जो भविष्य है, उसके जो कर्मचारियों का भविष्य है, और सबसे बढ़कर जिन लोगों ने टिकट बुक कराए हैं उनके लिए तो काफी बुरी खबर है आने वाले कुछ दिनों तक। जी, और एक और ब्रेकिंग न्यूज इस समय आपके स्क्रीन पर आ रही है, वो ये है कि बैंकिंग सोर्सेज से आ रही है। इसमें वो सबसे बड़ी बात जो है कि बैंकों ने जो इमरजेंसी फंड की मांग है वो ठुकरा दी है फिलहाल के लिए। उनका कहना है कि फिलहाल वो कोई इमरजेंसी फंड जेट को नहीं देंगे। तो हम तय माने कि शायद जेट का उड़ना मुश्किल है, आज रात से ही सही है, एक आध दिन और सही, लेकिन बैंकों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। ये खबर इस समय देखिए आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। 3-4 नाम भी हैं जिनसे बोलियां मंगाई गई थी, वो शॉर्टलिस्ट भी किए हैं एसबीआई कैपिटल ने, और इसको 10 मई तक शायद फाइनलाइज करेंगे। लेकिन जो बड़ा हेडलाइन है इसमें वो यही है, अंतिम बोलियां 10 मई, लेकिन वो यही है कि फिलहाल कोई भी इमरजेंसी फंडिंग एयरलाइन को नहीं मिलने जा रही है। और इसका एक ही मतलब है कि एयरलाइन आज रात से या तो नहीं उड़ेगी, थोड़ा बहुत और खींच ले तो खींच ले, लेकिन फिलहाल उसके पंख टूटना तय है। फिलहाल कोई फंडिंग बैंक से नहीं मिलने जा रही है। 400 करोड़ रुपए मांगे गए थे वहां पर, लेकिन बैंक सूत्रों का कहना है कि कोई फंडिंग देने के लिए फिलहाल बैंक का जो कंसोर्शियम है, जो पूरा ग्रुप है जहां से पूरी फंडिंग है, लैंडिंग है, वो अभी कोई और पैसा नहीं डालना चाहते। निधि, क्विकली आपसे, क्योंकि कल आप कई यात्रियों से भी मिली थी जो परेशान हो रहे थे, बहुत लंबी लंबी कतारें थी, किसी को रिफंड्स का नहीं पता है, किसी को उनकी फ्लाइट कैंसिलेशन का नहीं पता है। ये समस्या यहाँ से अब और ज़्यादा पैनिक लेकर आएगी। जी निधि। जी, तो मैं यही बता रही थी आपको कि कल हम लोग, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से हम जब भी जेट एयरवेज के हेडक्वार्टर्स में जाते हैं तो होता ये है कि एक तरफ पायलटों की कतार होती है और एक तरफ यात्रियों की कतार होती है। पायलटों को कहीं ना कहीं पता है कि एक प्रोसेस है, तनख्वाह 4 महीने से नहीं आई है, आ जाएगी।
यात्रियों के केस में ये होता है कि उन्होंने 7-8 हज़ार की जेट एयरवेज की फ्लाइट की कोई भी टिकट कभी भी सस्ती नहीं रही है। कल ही हम लोगों ने कुछ लोगों से बात की, उनको कोई एक फंक्शन, फैमिली फंक्शन अटेंड करना था, उन्होंने 20,000 की टिकट्स कटवाई थी। उनको पहले बोला गया कि आप हेडक्वार्टर्स पे जाइए, हेडक्वार्टर से वापस उनको T3 के एयरपोर्ट पे भेजा गया, बैक एंड फोर्थ होता रहा, उनको कोई जवाब नहीं था उनके पास। तो हो ये रहा है कि यात्रियों के लिए कोई भी क्लैरिटी नहीं है, टिकट कैंसिल हो रही है, रिफंड कहाँ से आएगा। इसलिए हम लोगों ने उनको ये समझाया कि आप वापस जाइए T3 पे, मगर उनकी कोई खास मदद नहीं हो पा रही इसमें। राइट, तो कुल मिलाकर जेट के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं, यात्रियों के लिए भी एक धक्का, क्योंकि बहुत सारे यात्री शायद जिनकी अभी भी टिकट हो या आने वाले वक्त के 1-2 हफ्ते के अंदर की टिकट्स कैंसिल ना करा पाए हों, लेकिन खबर यही कि आज रात 10:30 बजे हो सकता है कि जेट अपनी आखिरी उड़ान, हाल फिलहाल के लिए, हम ये नहीं कह रहे कि एयरलाइन पूरी तरह बंद हो जाएगी, लेकिन हाल फिलहाल के लिए अपनी आखिरी उड़ान भरे और ऑपरेशंस उसको बंद करने पड़ेंगे। और इसमें यह भी कि बैंकों की तरफ से किसी भी अतिरिक्त फंडिंग से इनकार कर दिया गया है। सूत्रों से हमें यह खबर मिल रही है कोई अतिरिक्त फंडिंग नहीं मिलेगी, और जब यह फंडिंग नहीं आएगी तो बहुत हद तक तय है कि एयरलाइन यहां से आगे उड़ान नहीं भर पाएगी। निधि आपका, रोहन आपका और भार्गव साहब आपका बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और जेट ही नहीं, एक और एयरलाइन इंडिगो के लिए भी खबर अच्छी नहीं है। एविएशन रेगुलेटर DGCA इंडिगो को कारण बताओ नोटिस भेजा है DGCA ने, साथ ही इंडिगो को सेफ्टी ऑडिट का भी आदेश दिया गया। ये नोटिस एयरबस 320 नियो की परफॉर्मेंस को लेकर गया है। दरअसल एयरबस 320 नियो इंडिगो की फ्लीट में 3 साल पहले शामिल हुई थी और तब से ही इसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें रही हैं। ऑपरेशंस और इंजीनियरिंग में आ रही दिक्कतों की वजह से DGCA इंडिगो का सेफ्टी ऑडिट भी कर रही है। वैसे तो एविएशन रेगुलेटर साल में कम से कम एक बार एयरलाइंस का सेफ्टी ऑडिट जरूर करते हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो एयरबस 320 नियो की वजह से इंडिगो का ऑडिट पहले करना पड़ रहा है। आपको याद होगा कि एयरबस 320 नियो में इंजन की दिक्कत थी, प्रैट एंड विटनी के इंजन थे, और कई बार ये खबरें आई कि हवा में एक इंजन ने काम करना बंद कर दिया और उसके बाद जैसे तैसे प्लेन की लैंडिंग कराई गई, यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़ी और बीच में A320 नियो को ग्राउंड भी करा दिया गया था। उनको दोबारा ठीक करने की बात थी, प्रैट एंड विटनी से बातें चली थी, लेकिन अब चूंकि उसकी रिपोर्टिंग, ये DGCA का कहना है कि प्रॉपर नहीं की गई, हालांकि एयरलाइन ने खंडन किया उससे, लेकिन यही मामला है कि स्पेशल ऑडिट पर बात गई है। और अब रुक करेंगे आज की दूसरी बड़ी कारोबारी खबरों का। रिलायंस ग्रुप के लिए आज 2 बड़ी खबरें आई। पहली खबर यह कि सऊदी अरब को रिलायंस के रिफाइनिंग और पेट्रोकेम कारोबार में हिस्सा खरीद सकती है, और दूसरी खबर यह कि खिलौनों का मशहूर ब्रांड हैमली जल्द ही रिलायंस रिटेल का हो सकता है। दोनों ही बड़ी खबरों पर हम और विस्तार से बात करते हैं, लेकिन पहले बात रिलायंस आरामको डील की। दुनिया की सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनी सऊदी अरामको रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल कारोबार में 25% हिस्सेदारी खरीद सकती है। हिस्सेदारी खरीदने के लिए सऊदी अरामको की रिलायंस इंडस्ट्रीज से बातचीत चल रही है। अखबारों में छपी खबरों के मुताबिक 10 से 15 बिलियन डॉलर में सौदा हो सकता है। साइलेंट पीरियड होने के चलते रिलायंस इंडस्ट्रीज ने डील पर फिलहाल बयान देने से इनकार किया है। ज्यादा डिटेल के लिए लेकिन हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी नीरज वाजपेयी। तो नीरज, डील को लेकर हमारे पास और क्या जानकारियां हैं? जी देखिए, जो जानकारी निकल के आ रही है अखबारों के मुताबिक कि सऊदी अरामको जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है, ऑयल रिफाइनर है, ऑयल एक्सप्लोरर है, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो भारत की सबसे बड़ी कंपनी है उसके रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल बिजनेस का 25% हिस्सा खरीदना चाहते हैं। ये ऐसा अखबारों में खबर निकला। ये डील जो है इसकी बातचीत चल रही है और ये ऐसा माना जा रहा है कि शायद जून तक इसमें कुछ और कॉन्क्रीट हो जाए, कुछ और चीज़ें फाइनल हो जाएं। वैल्यू जो 25% के हिस्से की आ रही है वो 10 से 15 अरब डॉलर के आसपास आ रही है। यानी इस हिसाब से आप देखेंगे तो रिफाइनिंग और पेटकेम का बिजनेस का वैल्यूएशन 55 से 60 करोड़ अरब डॉलर का बनता है। हालांकि रिलायंस के जो दूसरे बिजनेसेस हैं और जो कंपनी है उस हिसाब से उसका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा 8.5 लाख करोड़ की कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से, लेकिन ये उसका एक वर्टिकल है रिफाइनिंग और पेटकेम के बिजनेस की, जिसकी डील की ये बातचीत हो रही है। अब ये माना जा रहा है कि इसमें चूंकि बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन है, बहुत ज़्यादा भारत का बाजार ग्रोथ करता हुआ दिख रहा है, इसलिए डील संभव है। और गोल्डमैन सैक्स खबरों के मुताबिक इस डील के
फाइन प्रिंट्स तैयार कर रहा है, वो इस डील की वैल्यू करा रहा है और वो इसमें इंस्ट्रूमेंटल है। तो अब ये देखना है कि जून तक की जो खबरें निकल के आ रही हैं शायद इसमें और हो जाए, और चूंकि साइलेंट पीरियड चल रहा है इसलिए रिलायंस की तरफ से इस पर कोई टिप्पणी नहीं हो रही है। जी, बहुत शुक्रिया नीरज इस जानकारी के लिए। इधर RIL सऊदी अरमको डील पर प्रकाश दीवान.in के प्रकाश दीवान ने कहा कि बाजार इस डील को बहुत पॉजिटिव लेगा और कल के सत्र में शेयर अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिख सकता है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी दुनिया के सबसे बड़े प्रॉफिटेबल बिजनेस के साथ अगर कोई करार कर रही है तो ये इस क्षेत्र में एक बेंचमार्क बन जाएगा, और ऐसी डील दूसरी आपको बन नहीं सकती। मतलब तो वो आपने सबसे बढ़िया पार्टनर लिया, आपने सबसे प्रॉमिसिंग बिजनेस में हाथ डाला, डेफिनेटली वैल्यूएशन जो है वो और भी पॉजिटिव होगा। तो मार्केट तो कल इसको मतलब कल का आपका स्टार ऑफ द डे जो है बृहस्पतिवार का, वो RIL बिल्कुल बन जाएगा। और अब मनी कंट्रोल एक्सक्लूसिव रिलायंस हैमलीज डील पर। ब्रिटेन का सबसे मशहूर खिलौना स्टोर हैमलीज अब भारत के हाथों में आने वाला है। मनी कंट्रोल के मुताबिक जल्द ही रिलायंस रिटेल हैमलीज को खरीद सकता है। दुनिया भर में फैली हैमलीज की मिल्कियत फिलहाल एक चाइनीज कंपनी के हाथों में है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं moneycontrol.com के डील्स एडिटर अश्विन मोहन। तो अश्विन, इस डील के बारे में अगर बात करें तो ये कितनी आगे बढ़ चुकी है और कब तक इसके अनाउंसमेंट की उम्मीद करें? देखिए, ये काफ़ी दिलचस्प डील है, क्योंकि अगर हम देखें इंडिया के रिटेल सेक्टर में तो आउटबाउंड एक्विजिशन के सेक्टर में और सेगमेंट में ये काफ़ी बड़ी डील हो सकती है। हमें अपने सूत्रों के अनुसार मालूम पड़ा है कि रिलायंस रिटेल काफ़ी एडवांस स्टेज ऑफ डिस्कशंस में है एक्वायर करने के लिए हैमलीज के वर्ल्ड वाइड ऑपरेशंस। हैमलीज ऑफ कोर्स हेडक्वार्टर्ड लंदन में है, लेकिन उसका एक चाइनीज़ पेरेंट है जो हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। और लेट लास्ट ईयर हैमलीज के काफ़ी लॉसेस हुए थे बिकॉज ब्रेक्सिट के बाद काफ़ी अनसर्टनिटी थी एंड यूके कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी काफ़ी ढीला था। तो उसके वजह से पेरेंट ने डिसाइड किया कि हैमलीज को हम एक स्ट्रेटेजिक रिव्यू करेंगे और अगर पॉसिबल हो तो हम कंपनी को बेच भी देंगे। 3 साल पहले ये जो कंपनी है सी बैनर इंटरनेशनल, जो चाइनीज पेरेंट है, उन्होंने हैमलीज को खरीदा था 100 मिलियन पाउंड्स के लिए। अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये देखने के लिए कि ये लॉसेस के वातावरण में किस तरह का वैल्यूएशन आता है। हमें अपने सूत्रों के अनुसार ये भी मालूम पड़ा है कि जो ड्यू डिलिजेंस है इस डील का वो काफ़ी एडवांस स्टेज पे है। और अगर हम ये एंटायर ट्रांजैक्शन रिलायंस रिटेल के तरफ से देखें तो काफ़ी सिनर्जीज हैं। एक, वो अपना रिटेल पोर्टफोलियो एक्सपैंड कर सकते हैं। दूसरा, ये बात मत भूलिए, रिलायंस रिटेल का ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है हैमलीज के साथ, क्योंकि काफ़ी सालों पहले उन्होंने एक फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट एंटर किया था कि वो हैमलीज के जो टॉयज हैं उनको वो मर्चेंडाइज करेंगे, मार्केट करेंगे। तो ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है। तो अभी सूत्रों के अनुसार ये रिलेशनशिप मुकेश अंबानी लेड रिलायंस रिटेल एक अलग लेवल पे लाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो एक्वायर कर ले। एक चीज और है, ज्योग्राफिक फुटप्रिंट का भी बढ़ने का काफी बड़ी संभावना है, क्योंकि अगर ये ट्रांजैक्शन हो जाती है तो अभी अगर देखेंगे तो रिलायंस तो हैमलीज के अबाउट 50 और स्टोर्स हैं इंडिया में। अगर ये ट्रांजैक्शन हो जाती है तो प्लान्स ये है कि 200 तक स्टोर्स एक्सपैंड करेंगे अगले 3 सालों तक। जी, शुक्रिया इस जानकारी के लिए अश्विन। और हम आपको यहाँ बता दें कि रिलायंस रिटेल हैमलीज के इस डील की पूरी खबर को विस्तार से पढ़ सकते हैं moneycontrol.com पर। और साथ ही आपको बता दें कि इस वक्त आप जो चैनल देख रहे हैं यानी कि CNBC आवाज़, ये नेटवर्क 18 का हिस्सा है जिसका स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के हाथों में है। लेकिन रिलायंस से जुड़ी एक और खबर, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने जापान की कंपनी मित्सुई OSK के साथ बड़ी डील का ऐलान किया है। रिलायंस ईथेन होल्डिंग्स में मित्सुई OSK हिस्सा खरीदेगी। रिलायंस ईथेन की 6 सब्सिडीज में मित्सुई OSK स्ट्रैटेजिक हिस्सेदारी लेगी। इन सभी 6 सब्सिडीज में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का 100% हिस्सा है। हालांकि डील कितने में हुई है इसका खुलासा नहीं किया गया है। इस डील को अभी रेगुलेटरी मंजूरी मिलना भी बाकी है।